Hello students, welcome back to Sociology classes BA Part 2. Today our topic is theories of suicide. Okay? आज का टॉपिक है हमारा आत्महत्या के सिद्धांत. व्यक्ति आत्महत्या क्यों करता है? यह प्रश्न सदैव से एक जिज्ञासा का विषय रहा है. ओके? आत्महत्या के कारणों को स्पष्ट करने में विभिन्न सिद्धांतों की प्रामाणिकता में इसलिए कम विश्वास किया जाता है कि इन सिद्धांतों में अनुभव सिद्ध तथ्यों एम्पायरिकल फैक्ट का पूर्णतया अभाव है. जो व्यक्ति वास्तव में आत्महत्या कर चुके हैं उसकी मनोवृत्तियों, भावनाओं और परिस्थितियों को कैसे समझा जा सकता है. दूसरी ओर जो व्यक्ति आत्महत्या के प्रयास में विफल हो जाने के कारण बच जाते हैं उनकी भावनाओं के आधार पर आत्महत्या का कोई वस्तुनिष्ठ सिद्धांत बना सकना बहुत कठिन है. इसके पश्चात भी यह सच है कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य भी है और व्यक्तिगत घटना भी. एक व्यक्तिगत घटना के रूप में आत्महत्या की विवेचना अनेक मनोवैज्ञानिक आधारों पर की जाती रही है, जबकि सामाजिक तथ्य के रूप में आत्महत्या का विश्लेषण समाजशास्त्रीय सिद्धांतों द्वारा किया जाता है. इन दोनों मनोवैज्ञानिक तथा समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की प्रकृति को निम्नांकित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है. ओके, नंबर 1 है आपका मनोवैज्ञानिक सिद्धांत. ओके, साइकोलॉजिकल थ्योरीज. ओके, मनोवैज्ञानिक आधार पर आत्महत्या को एक व्यक्तिगत घटना मानकर इसका विश्लेषण व्यक्तिगत मनोवृत्तियों तथा प्रमाणों के आधार पर किया गया है. इसके अंतर्गत फ्रायड, मैनिंजर, जिलबूर्ग तथा फेल्डेट के विचार अधिक महत्वपूर्ण हैं. थोड़ी बहुत भिन्नता के साथ इन सभी विद्वानों ने यह स्वीकार किया है कि व्यक्ति की मानसिक तथा संवेगात्मक अस्थिरता ही आत्महत्या का सर्वप्रमुख कारण है. ओके, फ्रायड ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य के सभी व्यवहारों को उसकी दो परस्पर विरोधी इच्छाओं के आधार पर समझा जा सकता है. ये इच्छाएं हैं नंबर 1 जीवित रहने की इच्छा, विश टू लिव. नंबर 2 है मरने की इच्छा, विश टू डाई. ओके, व्यक्ति आत्महत्या तभी करता है जब मृत्यु की इच्छा जीवित रहने की इच्छा पर प्रभुत्व स्थापित कर लेती है. यह प्रभुत्व कैसे स्थापित होता है इसे स्पष्ट करते हुए फ्रायड का कथन है कि बहुत से व्यक्तियों में किसी दूसरे के प्रति शत्रुता अथवा बदले की भावना होती है. ऐसा व्यक्ति अपने शत्रु को मारना चाहता है, लेकिन अनेक नियंत्रणों के कारण वो ऐसा करने में सफल नहीं हो पाता. इसके फलस्वरूप कभी कभी वह मारने की इच्छा से अपना तादात्म्यीकरण आइडेंटिफिकेशन करना आरंभ कर देता है. इससे उसमें स्वयं मरने की इच्छा प्रबल हो जाती है और परिणाम स्वरूप व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है. ओके, कार्ल मैनिंजर के अनुसार फ्रायड के विश्लेषण में दी गई मरने की इच्छा को अधिक स्पष्ट करने के लिए इसे 3 भागों में विभाजित करके आत्महत्या की विवेचना की गई है. ओके, मैनेजर के अनुसार व्यक्ति में मरने की इच्छा 3 रूपों में क्रियाशील होकर आत्महत्या की प्रेरणा देती है, अर्थात मारने की इच्छा, नंबर 2 स्वयं मारे जाने की इच्छा तथा नंबर 3 मृत्यु की इच्छा. इसका तात्पर्य है जब व्यक्ति ना तो अपनी मारने की इच्छा को पूरा कर पाता है और न ही मृत्यु उसका वर्ण कर सकती है, तो अपने को स्वयं समाप्त कर देने से ही व्यक्ति को संतोष प्राप्त होता है.
जिल बुर्ग ने यह विचार प्रतिपादित किया है कि आत्महत्या वही व्यक्ति करता है जो तीव्र आक्रमणकारी उत्तेजनाओं का शिकार होता है। ऐसे व्यक्ति सामाजिक दबाव के कारण इस दशा में वह स्वयं को लक्ष्य बनाकर आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। फेलरेट के अनुसार आत्महत्या को मोनोमोनिया जैसी मानसिक दशा के आधार पर स्पष्ट किया है। मोनोमोनिया की दशा में उद्वेग इतने अधिक बढ़ जाते हैं कि व्यक्ति की विचार शक्ति लुप्त हो जाती है। ओके, इसी दशा में व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। इन विचारों के अतिरिक्त विलियम्स ने भय, घृणा, वैमनस्य दशा में व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। इन विचारों के अतिरिक्त विलियम्स ने भय, घृणा, वैमनस्य, अपर्याप्तता तथा अपराध भावना की अधिकता को आत्महत्या के कारणों के रूप में स्पष्ट किया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है समाजशास्त्रीय सिद्धांत। समाजशास्त्रीय सिद्धांत, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज। ओके, दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है, सोशल फैक्ट है। इस दृष्टिकोण से आत्महत्या की व्याख्या सामाजिक दशाओं के संदर्भ में भी की जा सकती है, मानसिक दशाओं के द्वारा नहीं। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अपने समूह की सामूहिक चेतना के अधीन होता है। व्यक्ति इस चेतना के अधीन रहकर सामूहिक विचारों तथा भावनाओं के अनुसार व्यवहार करने के लिए बाध्य होता है। यह सामूहिक चेतना कभी स्वस्थ होती है तो कभी व्यक्ति पर अस्वस्थ दबाव डालती है। व्यक्ति पर समूह का अस्वस्थ दबाव दो रूपों में स्पष्ट होता है। नंबर 1, समूह के नियंत्रण में विरास। नंबर 2, व्यक्ति पर समूह का आवश्यकता से अधिक नियंत्रण। इस प्रकार दुर्खिम ने सभी प्रकार की आत्महत्याओं को 3 भागों में विभाजित करके स्पष्ट किया है। नंबर 1 है आपका अहमवादी आत्महत्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम ईगोइस्टिक सुसाइड। नंबर 2 अल्ट्रिस्टिक सुसाइड। नंबर 3 एनोमिक सुसाइड। तो नंबर 1 आएगा ईगोइस्टिक सुसाइड, अहमवादी आत्महत्या। यह आत्महत्या एक ऐसी सामाजिक स्थिति का परिणाम है जिसमें समूह के नियंत्रण में अत्यधिक कमी हो जाने के कारण व्यक्ति और समूह का पारस्परिक संबंध इतना ढीला और कमजोर हो जाता है कि व्यक्ति अपने को उपेक्षित समझने लगता है। दुर्खिम ने पश्चिमी समाजों का उदाहरण देते हुए बताया है कि यहाँ व्यक्तिवाद में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप अधिकांश व्यक्ति अपनी निजी और स्वार्थों को इतना महत्व देने लगे हैं कि इसमें पारस्परिक त्याग, प्रेम और सहानुभूति के गुण समाप्त होते जा रहे हैं। ओके, नंबर 2 है आपका परार्थवादी आत्महत्या, एलिस्टेटिक सुसाइड। परार्थवादी आत्महत्या कुछ समाजों अथवा विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति का अस्तित्व अपने समूह से इतना अधिक घुल मिल जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन की अपेक्षा अपने समूह को अधिक महत्वपूर्ण समझने लगता है। ओके, किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति यदि यह अनुभव करने लगता है कि उसके बलिदान से उसके समूह की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, किसी अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति की रक्षा होगी, समूह अधिक संगठित बन सकेगा, तो व्यक्ति अक्सर अपने जीवन को समाप्त करने के लिए तैयार हो जाता है और यही परार्थवादी आत्महत्या होती है। ओके, नेक्स्ट है आपका एनोमिक सुसाइड, विसंगतिपूर्ण आत्महत्याएं। दुर्खिम ने सेम स्पष्ट किया है। देखिए, जब किन्हीं आकस्मिक परिस्थितियों के फलस्वरूप सामाजिक संगठन तथा नैतिक संतुलन बिगड़ जाता है एवं व्यक्ति बदलती हुई तस्वीरों या बदलती हुई दशाओं से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता, तो यह स्थिति विसंगति की दशा होती है। ओके, अब नेक्स्ट है आपका केवन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ केवन। आर एस केवन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सुसाइड में
व्यक्तिगत विघटन की तीव्रता के आधार पर आत्महत्या का विश्लेषण किया। केवन का विचार है, समाज से अनुकूलन करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी दशाओं का समाधान करने का प्रयत्न करता है। इस प्रयत्न में व्यक्ति की कुछ समस्याएं तो हल हो जाती हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण समस्याएं हल नहीं हो पाती हैं उनके फलस्वरूप व्यक्ति में निराशा और नीरसता की दशा उत्पन्न होती है। इस दशा को दूर करने के लिए व्यक्ति अक्सर मद्यपान करता है, अपराधी व्यवहार कर सकता है और कभी कभी व्यक्तिगत विघटन के उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां वह आत्महत्या कर बैठता है। ओके, इस प्रकार विभिन्न प्रकार की इच्छाओं की अपूर्णता तथा उनसे उत्पन्न आंतरिक संकट आत्महत्या के लिए उत्तरदायी है। ओके, इन आंतरिक संकटों को केवल ने मुख्य 5 इच्छाओं में समृद्ध माना है। नंबर 1 अस्पष्ट या अज्ञात इच्छा, नंबर 2 स्पष्ट इच्छा, नंबर 3 विशेष इच्छा, नंबर 4 मानसिक संघर्ष, नंबर 5 है बाह्य परिस्थितियों द्वारा जीवन संगठन का भंग होना। इन परिस्थितियों के संदर्भ में आत्महत्या की स्थिति को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। ओके, नंबर 3 है हाफ हाउच का सिद्धांत। हाफ बाज का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ हाफ बाज। हाफ बाज ने नगरीय जीवन की वर्तमान विशेषताओं के आधार पर आत्महत्या का विश्लेषण किया है। ओके, आपका कथन है कि दुर्खिम ने आत्महत्या की विवेचना मुख्य रूप से धर्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर की है, जो प्रत्येक स्थिति में सही नहीं है। आत्महत्या का कारण सामाजिक दशाओं की वह संयुक्ता है जो व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा आत्महत्या के सामान्य कारण। ओके, थैंक यू।